Good evening. Namaste, everybody. Namaste, Samir ji. नमस्ते नमस्ते कार्डॉम Cardom. कार्डॉम इज Okay, cardom. Something new this time, right? So, welcome to the Pahadiya Bhagya Season 2, Episode 1. तो सीजन 2 क्यों है ये हम धीरे धीरे हमें समझ आएगा as we come across various episodes. So this particular episode is about Karbi tribe. And yes, of course, ये जो पहाड़िया भाग्य का season 2 है, it has a unique feature. This is like untold story of Himalayas. So we are going to talk about the untold stories जो आज तक बताई नहीं है या पता नहीं है इतनी अच्छे से. So ये एपिसोड कार्बी ट्राइब पर है और हमारे साथ एज यूजुअल समीर जी हैं हमें वॉक थ्रू करने के लिए टू टेक अस अहेड. एंड कार्बी ट्राइब है क्या, कहाँ बसती है वो और कैसे हैं वहाँ के लोग, तो ये आज हम सब बात करेंगे इसके बारे में. So over to Sameer ji, what you would like to tell us today? सबसे पहली बात तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा. The jacket I'm wearing is a Karbi jacket, gifted to me by some of my people from Karbi Anglong. तो Karbi Anglong बोलने से क्या? Anglong means hills, small hills, right? So Karbi Anglong is a region in the state of Assam. और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर में संविधान के अनुच्छेद 6 यानी कि अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर वेरियस रीजन्स व्हिच आर वेयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स of the tribal people, of their property, and most important of all, to protect their ethnicity. एक शेड्यूल बनाया था भारत के संविधान में, 6th शेड्यूल, जिसमें उनके अधिकारों की रक्षा हो सके उसके चलते. और आपने शायद गोरखालैंड का फॉर एग्जांपल नाम सुना होगा, पर आप ये भी जानते हैं कि गोरखालैंड एक अलग राज्य नहीं है. वो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के अंदर या बंगाल के अंदर में एक क्षेत्र है. सो दे हैव देयर, उसकी भी इलेक्शन होती है, उसकी भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, उसका भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है. तो जैसे गोरखालैंड है, ऐसे ही असम के अंदर करीब करीब 12, जहां तक मेरे को पता है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 16-18 कुल मिला के ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, जहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग इलेक्शंस में भाग लेते हैं. सभी लोग भाग लेते हैं, बट वहां पे द डोमिनेंट ट्राइब एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसके नाम पे वो काउंसिल बनाई जाती है. तो ये जो अब आपने बात किया कार्बी ट्राइब का, तो ये कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल है जो जिसके अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम. और उसमें क्या होता है कि जितने डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पीडब्ल्यूडी, ऐसे करके मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, not all, most of the departments of the state are under the autonomous council. वो लोग अपनी affairs manage करते हैं. Of course, the councils get funds from the center and state and whatever. तो ऐसा करके वो जो इस संविधान प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको सब फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब मिलता है to run their affairs. और of course some departments are in under the state government only, जैसे पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, ऐसा करके. सबसे पहली ऑटोनोमस काउंसिल तो 1952 में मेरे धिमासा में बनी थी, which is a adjoining region to Karbi Anglong. Now what has happened in the meantime that in all these years, India is as we all know, our constitution is a growing constitution, is rigid as well as flexible at the same time. So इसमें क्या है कि आप तो जानते हैं, we started with certain number of states जब भारत देश आजाद हुआ था, और आजादी के बाद ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैव गॉन अप आल्सो. स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई. अभी हाल ही में तेलंगाना भी बना था. अभी आपको जान के हैरानी होगी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग को शायद ये बात पता नहीं लगी, जब तेलंगाना बना था तो गोरखालैंड में भी राइट्स हो गए थे, कार्बी आंगलोंग में भी राइट्स हो गए थे, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दिया, ये सब. तो वो उन्होंने कहा हमको भी अलग राज्य दे दीजिए, है ना. तो ऐसे ऐसे करके ये कुछ ना कुछ ये चलता है, जिसमें जो अपने
जो उनकी लिस्ट है, जो डिपार्टमेंट उनके अंडर में है, दे वांट मोर डिपार्टमेंट्स टू कम अंडर द ऑटोनमस काउंसिल, एंड दिस इज अ टू एंड फ्रो दैट कीप गोइंग ऑन, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उसका एक कॉन्टेक्स्ट अलग है, बिकॉज इसमें कल्चरल इश्यूज बीच में आ जाती है, एथनिसिटी की इशू बीच में आ जाती है, और लैंग्वेज तो है ही एथनिसिटी का हिस्सा है ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक यू नो और आइडेंटिटी भी कह सकते हैं उससे जुड़ी हुई है, स्वाभाविक है, और वहां पे उसके लिए काफी स्ट्रगल चलती रही फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसमें अलग अलग फिर ऐसा भी है कि जब यू नो many of the youth of that area from at different times took to arms, huh? And various groups have got formed at various times, and many of them have also come to the mainstream. I'm not saying that all of them always had taken up arms and stayed with arms all the time. ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने मुख्य धारा भी ज्वाइन किया समय समय पर, और ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमारे द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू भी हुआ था। ये 2 साल पहले इट केम टू इट रीच्ड अ मेजर माइलस्टोन अबाउट 2 years बैक। तो ऐसा हुआ था कि मैं खुद व्यक्तिगत स्तर से मैं वहां पे कोर्स लेने गया था, 2017 की बात है। तो पहले से ही कुछ ये ग्रुप है यूपीएलए नाम से, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये वहाँ का ग्रुप है, कार्बी ट्राइब के में सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड जिनकी रही, और इनमें इनका एक केडर था, एक मेंबर था जो आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ कोर्स किए थे, और धीरे धीरे करते हुए हम वहाँ पे कोर्स लेने गए थे। तो हमसे उनका परिचय हुआ, और हमारे कुछ लोकल लोगों ने बताया कि ये एक किसी ग्रुप के मेंबर है और ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, और ये कुछ जुड़ना चाहते हैं या जो भी है। जब इन्होंने कोर्स किया है तो कोर्स से प्रभावित हो गए, गुरुदेव के ज्ञान से इनके अंदर में परिवर्तन आया है, और इसलिए इनके अंदर एक अंतर्स्फूर्णा हुई है कि ये लोग मुख्य धारा से जुड़े। तो इन्होंने हमसे बातचीत करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि हमको लगा, देखिए हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि ये बहुत ही हाई रिस्क का या हाई इस टाइप का चीज है, तो सबको इंटरेस्ट होगा ये करने में, पर उसका थोड़ा विपरीत है। विपरीत इसलिए भी है कि मैं उस समय पर इंडिया से बाहर ज्यादा काम कर रहा था, तो मैं कुछ ही दिनों के लिए इंडिया आया हुआ था, तो उसी बीच में ये कोर्स लेने के लिए वहाँ कार्बी आंगलोंग गया था, एक विशेष रिक्वेस्ट आया था उसके चलते। तो मैंने ये सोचा, मैं तो बाहर रहता हूँ ज्यादा, यहाँ पे कुछ लोकल हमारे टीचर हैं जो इस ये सब रिहैबिलिटेशन में और लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। मैंने सोचा उनको उनसे टच पा जाए, इन लोग हैंड होल्डिंग करें, इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए गाइडेंस करें, जो भी करें। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया या बताया, और उन्होंने शायद गुरुदेव को पूछा, तो मुझे लगता है कि गुरुदेव ने उनको कहा कि तुम अपना अपना काम करो, यानी कि जिसको जो चीज में जिसका जैसा अप्रोच हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, तो उन्हीं को उसको हैंडल करना है। तो हमने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ही करते हैं। तो फिर हमने पूज्य गुरुदेव से चर्चा में आया, हम बैंगलोर आश्रम गए थे, तो गुरुदेव को लगा कि ऐसे ही कुछ मतलब बात ठोस भी है या ऐसे ही प्रीमेच्योर है ये बात। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि इसमें कुछ कॉन्क्रीट है क्या, हवा की बात तो नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, मैं पता करता हूँ। तो मैंने जो उनके केडर थे, जो भी थे, उनसे बात किया। हमने बोला भाई आप कितने लोग हैं जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, उनका कुछ सूची है, कोई लिस्ट है, तो हमको भेजिए आप। तो उन्होंने हमको लिस्ट भेज दिया 100-150 आदमी का। तो उसके बाद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, फिर मेरा ख्याल है शायद पूज्य गुरुदेव कभी प्रधानमंत्री जी से या कोई और मुख्य अधिकारियों से, किसी लोगों से मुलाकात हुई होगी, जिसके चलते पूज्य गुरुदेव ने उनको बताया होगा, आगाह किया होगा कि ऐसे करके एक ग्रुप है जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, तो सरकार को भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो रुचि कर रहे हैं इस विषय में। तो
मैं फिर उसके बाद आसाम में भी गया, वहां पे भी कुछ सेंट्रल एजेंसी से भी मुलाकात की, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने मुलाकात किया और कुछ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात किया। तो ऐसे करते करते ये प्रक्रिया शुरू हो गई। हाँ, और मैं कहूँगा ये बहुत ही क्या कहते हैं, इट इज अ वेरी delicate, at the same time very you have to have a lot of patience because आप कहीं जाते हैं, मान लो आप आसाम के अंदर ही है, तो आप बीइंग एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर किसी और कोर्सेज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं, कुछ मीटिंग आ जाए, कुछ और कहीं जाना पड़ जाए, इसी से विषय में कुछ आगे बात होना लगे, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे करके हमने उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, हमने जब एक ऐसी कोई सेंट्रल एजेंसी से बात हुआ, किसी ने हमारे जानकार पुलिस ऑफिसर ने उनसे परिचय कराया, तो कहते हाँ हमको ऊपर से आदेश आया है और आपका नाम उसमें लिखा है कि आपसे संपर्क करने के लिए, और आपका नंबर दे रखा था, हम भी आपसे संपर्क करने ही वाले थे। और उसी उसी दौर में पुलिस के भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बोला होगा, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। तो ऐसे ये सब मीटिंग्स चालू हुई। फिर हमने कहा कि उनको, ये जो लोग हैं इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को हम आपसे मिलवाएंगे। तो हम उनको मिलवाने के लिए जो भी सेंट्रल के जो एजेंसीज के अधिकारी थे उनसे उनको मिलवाया, कोई मीटिंग का प्लेस उन्होंने बताया, यहाँ पे ले आइए या जैसा भी है, उनका कोई ऑफिस था, वहां पे हमने इनकी मुलाकात कराई। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो विश्वास की होती है। तो जो ये उनके कुछ लोग थे जो हमसे जुड़ गए थे, उनको विश्वास था कि गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा, गुरुदेव की कृपा से ये एक चेंज आ सकता है, ये एक परिवर्तन आ सकता है, और they can get a fair deal, or they can get what they have been struggling for, जो उन्होंने जंगलों में इतने साल संघर्ष किया है, उसका कुछ परिणाम निकलेगा, और दे कैन गेट अ रिस्पेक्टेबल सेटलमेंट। तो ऐसा चलते चलते काफी मीटिंग्स, मुलाकातें हुई, और फिर इनका काफी जो लोग थे अभी तक नेबरिंग कंट्री में थे, और जहाँ पे उन लोग को किसी कैंप में रखा हुआ था, उन लोग की ट्रेनिंग वगैरह कराते होंगे, वो वेपन्स की और जो भी चीजों की उनकी ट्रेनिंग चल रही थी किसी नेबरिंग कंट्री के अंदर में। तो इसी के दौरान उनके वहां के लोग जो थे, जो लीडर्स वहां में थे बाकी केडर के साथ, तो यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी बात कराई गई उन लोगों से, और फिर वो जब बात हुई भारतीय अधिकारियों की उनसे, तो उनको विश्वास हुआ कि नहीं, हम अगर वापस आते हैं और हमारी सुनवाई होगी, हमको मुख्य धारा में जुड़ने का भी मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो उनके अधिकार हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, और उनका जो भी रिहैबिलिटेशन है, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी है उस पर सुनवाई होगी। तो ये सुनने में एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड लगता है, बट दिस स्ट्रेच्ड ऑन फॉर ओवर एन ईयर, जिसके बीच में अलग अलग किस्म के बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, and these are very stressful moments, to tell you very frankly। हाँ, तो हर किस्म का चैलेंज आता है, हर किस्म का sometimes you feel everything is simply lost, like it's absolutely there is no chance, like at one point in time we had lost all chance, कि वहां से ये लोग रिटर्न आ पाएंगे या आए भी तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था, या रास्ते में ही शायद they might face some challenge or something like that। ऐसे ऐसे करके बहुत ही मतलब आप में not everything can be explained in detail, but there are untold and the too many challenges। और इस बीच में ऐसा भी कुछ था कि कुछ संगठन थे जिनको लगा कि हमारा इंटेंशन क्या है, तो इस बीच में बहुत अच्छा कदम हुआ था कि गुरुदेव ने सितंबर 2017 में गुवाहाटी में एक कॉन्फ्रेंस लगी थी, इंडिजिनस पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें 67 ग्रुप्स जो थे, सिमिलर ग्रुप्स जो थे, अलग अलग इंडिजिनस ट्राइब्स के who were under ceasefire or whatever, वो सब उधर में एकत्रित हुए थे, नागा ग्रुप्स और मणिपुरी और असमी, ऑल सच ग्रुप्स वर देयर। तो जिन लोगों के अंदर में कुछ डाउट्स भी थे, वो भी डाउट क्लियर हो गए about the purity of the intentions of Art of Living and Puja Gurudev, to be more specific।
एंड ऐसा सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग एंड पॉजिटिव स्टेप। और उसी समय पर इसमें से कुछ लोगों को हम दूर देर तक भी मिलवा पाए, उनसे परिचय करवा पाए, और वो एक वो और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला गया, विश्वास बढ़ता चला गया। और आगे चल के ऐसा हुआ कि इनके जो मुख्य लीडर्स थे बाकी केडर्स के साथ इंडिया आ गए, पर हमको भी मालूम नहीं था। ये भी ऐसा तो नहीं है कि हमको हमको एग्जैक्टली पूरा डिटेल पता होता था उस समय पर, या पता होना भी कोई जरूरी नहीं है फ्रैंकली। इसमें सब जान के भी क्या करेंगे एक्चुअली हम, मतलब जो which is not concerning me, I have no interest in knowing also frankly, you know, our intention is only to bring them to the mainstream। तो उसी बीच में ऐसा हुआ कि हमारी ये तो this is like a personal part of the whole story। My wife had gone for a teacher training program and my son was all alone at home, back with some of my relatives। तो मेरी वाइफ का फोन आता है कि मैं गुवाहाटी में था कि आपको बेटा बहुत आपको याद कर रहा है, मैं भी नहीं हूँ, तो आप प्लीज उधर चले जाइए। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैं वहां के लिए निकल गया और it was around the same time that we were expecting that these people will come from you know back to whatever to the mainstream। तो मैं उधर पहुंचा हूँ आफ्टर ट्रैवलिंग यू नो टेकिंग वन ट्रेन टू टैक्सीज और व्हाटएवर, मतलब 1-1.5 दिन का सफर तय करके मैं पहुंचा हूँ। और मैं जैसे ही पहुंचा हूँ बेटे को ऐसा मिला हूँ, हेलो बोला है, और तभी मेरा फोन बजता है कि वो लोग आ गए हैं। तो मैं बेटे को मिला और बोला बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तो वो भी हंसते हुए बोला ओके पापा बाय बाय। तो भी पता नहीं, मतलब ये गुरुदेव की कृपा है, उसने बोला ओके पापा बाय बाय। और मैं सेम मतलब आई जस्ट टर्न्ड बैक एंड स्टार्टेड माय जर्नी बैक। तो ये लोग ने बोला हम कल सुबह आएंगे या जैसा भी है, तो हम भी वहां पहुंच गए एंड दे हैड कम टू for the final or the meeting with the government officials and in Guwahati, and the same time I also reached there and तो फिर सेम टाइम पे हमने इनको सुदर्शन क्रिया का अनुभव कराया। तो आई टॉट देम सुदर्शन क्रिया एंड द की लीडर्स, ऑल द की लीडर्स। तो इनको जब हम पोस्ट वगैरह भी सिखाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, पब्लिसिटी नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा पता होने से कोई फायदा वाली बात नहीं है। तो मेरे ही जानकार जो मेरे जान पहचान के साथी लोग हैं, वो लोग सोच रहे कि मैं कोई कोर्स ले रहा हूँ, कोई वीआईपी लोगों का हो रहा होगा कोर्स, तो कुछ ज्यादा, क्योंकि छोटा सा ग्रुप था, कुछ ही इनके मेन लीडर ही थे। तो इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऐसा होता है कि ये लोग को जब मैं कोर्स करा रहा था, इट वाज आई थिंक द सेकंड सुदर्शन क्रिया और या फर्स्ट सुदर्शन क्रिया थी, तो वहां पे कुछ लोग थे, मैंने सोचा उनके साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छे से इनकी क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इनका साइज थोड़ा ग्रुप का स्मॉल था। तो उसमें जो टीचर थे हमारे, तो वो नहीं जान रहे थे ये कौन है ये लोग, और उनको बताना भी हमारा उचित नहीं समझा। तो जो उनके जो की लीडर थे, सबसे ज्यादा मेन थे, तो वो थर्ड स्टेज प्राणायाम जब कर रहे थे, तो वो ऐसा बाजू था, तो वो थोड़ा ऐसा झुके हुए थे। तो ये आए हैं, उनको आके उनका सीधा किया। तो तो कुछ भी होने से हम लोग को हम कभी नहीं भूलते हैं कि यू नो वी आर डीलिंग ऑन अ सेंसिटिव सब्जेक्ट विद इन अ सेंसिटिव मैनर। So it was a hilarious moment later on, and now it looks hilarious, but that time I felt oh my god, what is this, what is happening? So anyhow, तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया किया और उनका अनुभव सुदर्शन क्रिया का बहुत अच्छा रहा, और they were able to finally agree with the government to to come to the mainstream and तो फिर उन्होंने from their jungle hideout they made their announcement that because of the efforts of the Autonomous Council of Karbi Anglong, the Chief Minister of Assam, and Pujya Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji, they would now wish to explore the possibilities of peace and return to the mainstream. उसके बाद ऑफ कोर्स ये 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया इस बात को। फिर अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती के आसपास बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हम इनमें से जो भी मेन लीडर्स थे उनको लेके बैंगलोर गए थे।
और वहां पे जाके इन फ्रंट ऑफ गुरुदेव ऑन द स्टेज, आपने शायद वीडियो देखा होगा, they Yes. officially announced a unilateral declaration of ceasefire with the government of India. एंड वो भी, उसके पीछे भी बहुत ही यूनिक घटनाक्रम हुआ। मुझे बताया गया कि कॉन्फ्रेंस पे जाना है, तो हम तो उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके पहुंच गए। तो वहां पर एक्चुअल में उनको मैंने फिर से उनमें से कुछ लोग ने तो किया था, 10 कोर्स किया था, सुदर्शन किया, उनको कराया था, कुछ ने नहीं किया था। तो उनको फिर हमने उधर प्रॉपरली कोर्स कराया। और कॉन्फ्रेंस में आई रियली डू नॉट नो what exactly they will be participating at what stage, and all those things were neither I had I had neither asked nor was I told, actually. I was just facilitating, whatever my common sense told me. और ये एक अपने आप में एक अचंभे की बात है। मैं मतलब इसमें कहाँ सृष्टि का खेल जुड़ा हुआ है। जब मैं बैंगलोर आश्रम से आया था, तब आसाम में जब ये सब घटनाक्रम हुआ, जिस बीच में एक तो ये सावन मास में हुआ था। सावन में मुझे बहुत विश्वास है, सावन में कुछ तो कुछ अच्छा घट जाता है और भोलेनाथ की बहुत कृपा रहती है। तो सावन मास में हुआ था। उसके बाद जब एग्जैक्टली हम लोग गए हैं, टिकट बुक करके बैंगलोर के लिए निकले हैं, तो जो मेरा सीट नंबर था वो 10B था। आई थिंक इट वाज एयर इंडिया फ्लाइट और समथिंग। तो सीट नंबर वाज 10B। अगर आप उसको ऐसा वो उसको बोर्डिंग पास को देखते हैं तो ऐसे देखने में लिखेगा 108, 108। और मुझे बैंगलोर आश्रम से आसाम आए हुए 108 दिन हुए थे। After exactly 108 days, I was returning to Bangalore Ashram for this Gandhi Jayanti, this conference, and along with this group. So कहीं ना कहीं सृष्टि हमारा साथ दे रही थी। और मैं तो ये मानता हूं कि सृष्टि हमारा साथ नहीं देगी, किसका साथ देगी? हम अपने स्वार्थ के लिए तो काम नहीं कर रहे। हम विश्व में शांति लाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारा काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? So that is the belief by which we work actually. तो इनको वहां पे लेके गए। फिर मुझे सेक्रेटेरिएट से मैसेज आया कि इनको गुरुदेव शायद स्टेज पे आज बुलाएंगे, जस्ट टू फैसिलिटेट देम। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इनको बोला स्टेज पे आपको बुलाया जाएगा, आप हमारे साथ रहना, और आपको शायद कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। तो पर आप डिसाइड कर लेना कौन बोलने वाला है और क्या बोलने वाला है। आई थॉट इट जस्ट माइट हैपन दैट दे माइट बी गिवन टू देम और दे माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो उसके बाद जब वहां स्टेज पे पहुंचे तो ऐसा ही कुछ हुआ कि द माइक वाज ऑफर्ड टू देम, एंड उसमें फिर एक मेन लीडर बोले, फिर एक और बोले, और बहुत भावुक तरीके से बोले। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने एक्चुअली डिक्लेयर किया यूनिलैटरल सीज फायर, ही वाज नॉट एक्चुअली सपोज्ड टू स्पीक। उनका तो लिस्ट में, मतलब उन्होंने आपस में डिसाइड ही नहीं किया था कि ही इज वन ऑफ द गाइज टू स्पीक। तो द वंस हु हैड वांटेड टू स्पीक हैड ऑलरेडी स्पोकन। तो फिर ऐसा लगा, आई थॉट इट्स डन एंड ओवर। और उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि शायद ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। मुझको बोला, जिन्होंने फिर डिक्लेयर किया यूनिलैटरल सीज़फायर डिक्लेयर किया। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुदेव, उनको भी दे देते हैं माइक। तो मैंने उनको भी दिया। So he is actually the publicity secretary of the group, and he announced a unilateral ceasefire against the government of India. And incidentally, अपने तो सर्कल के जो यार दोस्त हैं, मित्र मंडल है, वो लोग ने बाद में मेरे से मजाक में पूछ रहे थे, क्या यार समीर, तुमने उनको पहले से सब सिखा के रखा था क्या, क्या बोलना है? मैंने बोला, are you crazy man? I can't afford to take such a risk, So I was as much a spectator in the whole process as anybody else. And more important than that, I think, when this all thing is happening, कोई सोचता है कि ये बहुत ब्रेवरी का काम है, ये है, एक स्तर पे है भी, बट ये हो रहा है, सृष्टि हमसे करवाती है और हमारे माध्यम से होता है, और गुरुदेव की कृपा, उनकी शक्ति से
हो जाता है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे और मुझे? शायद इन लोगों की इच्छा भी रही होगी मन में कि इनको भी nobody wants कि अशांति हो उनके जीवन में। उनकी भी इच्छा रही होगी शांति के पथ पे आने के लिए, शायद तभी ये सब पॉसिबल भी हुआ, मुझे ऐसा Yes, लगता yes. Of course, ये देखिए, ये तो they have the desire to come to the mainstream, है। करेक्ट। and but just that उनको कुछ exit route नहीं है या एक respectable way नहीं है, so that is what the art of living provides to them, a respectable way to come back to the mainstream, so so now that process, now just to give you a further this thing on it, now they announced ceasefire, and since then it is now they are in talks with the government of India, yeah. एंड रिसेंटली आपने शायद पढ़ा भी होगा कि सब बोडो ग्रुप्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट सेटल किया है, विच इंक्लूड्स ऑल द ग्रुप्स। मतलब मैं एक सरल भाषा में बताऊं, समझाऊं तो, जैसे गांव में कई बार होता है कि आप किसी से एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, मान लो 10-20 लाख की खरीद लिया, उसके बाद 2 साल बाद उसका कोई भांजा भतीजा आ जाता है, बोलता हमारा तायाजी पिताजी तो थे, इनके तायाजी लगते थे, उनका भी इसमें हिस्सा था, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो कई बार वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी पहले हुआ है कि आपने ग्रुप से सेटलमेंट कर लिया, उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप, स्प्लिंटर ग्रुप तैयार हो जाता है, वो बोलता है नहीं हमसे सेटलमेंट नहीं हो, हमसे भी कीजिए। तो अभी जो गवर्नमेंट ने हाल ही में, फ्रॉम व्हाट लेसन्स दे हैव लर्न्ड फ्रॉम द पास्ट, इज दैट now when they make a settlement, they make a comprehensive settlement with all the groups included. So that's exactly what happened in Bodoland. That's what the government is striving to do in Nagaland also, I suppose. And I think from what little I know, they are hoping to do the same in Karbi Anglong also, जिसमें कि सभी groups जो हैं उसमें उनको मिला के एक common comprehensive settlement for the entire Karbi रीजन का भी ट्राइब हो जाए। सो शायद ये कोरोना नहीं आया होता तो अभी तक हो भी चुकी होती, ये जहां तक मेरी सीमित जानकारी है। I was there in गुरुजी ने बुलाया था, and I still remember the kind of applause that was there in the whole satsang. It was reverberating like the victory of what you say, peace, maybe. So it was really very very nice. एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी, ये what is the exact meaning of unilateral ceasefire? Like many of us, we don't know. Of course, we don't know about it. देखिए यूनिलैटरल सीजफायर ऐसा है, मानो आपका और हमारा झगड़ा हो, मैं बोलूं मैं तो शांति चाहता हूँ, तो फिर आप बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है मेरे को भी शांति चाहिए। तो it is like they say that we will not fire anymore, so we announce ceasefire, unilateral ceasefire। एक तो हो गया ना, आप और मैं मिलके डिसाइड करें कि आज शाम 5 बजे के बाद हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, वो तो म्यूचुअली एग्रीड सीजफायर हुआ। यूनिलैटरल सीजफायर हो गया कि हम इतना प्रभावित हो गए गुरुदेव के ज्ञान से या परिस्थिति वश जैसा भी, और हमको लगा कि अब शांति ही एक सर्वोत्तम रास्ता है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताऊं, जो गुरुदेव ने के माध्यम से, जैसे कोलंबिया में भी पीस आया, तो कोलंबिया का इतना बड़ा ग्रुप था जिसमें इतने 50 साल से युद्ध चल रहा था, तो फार्क जो था, तो गुरुदेव ने उनको कहा यू कैन हैव योर पॉलिटिकल राइट्स, बट द मीन्स टू अचीव दोज राइट्स यू हैव टू चेंज देम। आप अपने पॉलिटिकल राइट्स रखो, आपके पॉलिटिकल एम्स जो भी हैं, यू Gurudev did not ask them to compromise on their political objectives। अभी उसके बाद में भी कुछ कार्बी आंगलोंग के कुछ लीडर्स शायद गुरुदेव से मिले थे, गुरुदेव ने बोला देखिए अभी बोडो का भी हो गया, आप लोग का भी होगा, तो आप लोग धीरज रखो, बातचीत करो, रास्ता निकलेगा। तो बातचीत से हर रास्ता निकलता है, और गुरुदेव जब आश्वासन देते हैं तो उससे तो लोगों को लगता ही है कि जरूर रास्ता निकलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इन लोग का कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट हो जाना चाहिए।
मेरे को और एक चीज पूछनी थी जो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हुआ उनके जीवन में जो उनको ऐसा लगा कि they want to come back to the mainstream, or they want to shun the arms and take a midway or peaceful path in between. देखिए, दो तीन बातें हैं. एक तो there are many things that lead to an action. One is of course that वो जंगलों में घूम घूम के उनको लगने लगा होगा कि ये मतलब they are just अपना व्यर्थ है. After a certain point they feel it's pointless to just roam around in the jungles like that. दूसरी बात ये है कि of course the security forces play their part. They have been at the brunt of so much of action from these security forces that they also want a break maybe. उनको भी वो भी चाहते हैं कि उस जो विशियस साइकिल से सर्कल से बाहर आना चाहते हैं. एक वो भी बात होती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लगता है कि जब वो आर्ट ऑफ लिविंग से संपर्क में आने के बाद की एक शांतिपूर्वक तरीके से भी वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. उसके लिए उनको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है और उनकी आवाज जो है इट कैन रीच द राइट एट द टॉप. So they get that confidence. So for that they don't need to get into acts of violence for their voice to reach the top. So उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और शांति में विश्वास आ जाता है. और शांति तो एक अंदरूनी शांति है. जब आदमी दर्शन क्रिया का अनुभव करता है या इट इज इंटरनल थिंग. वो अनुभव करने से उनको लगता है कि यार मैं क्यों नहीं ऐसे करूं. Why should I not do this? For example, one of their key members who was amongst the first to get influenced by art of living, he was so thoroughly convinced that only through art of living can they get peace or they can get justice. He was absolutely convinced and it was heartening to see that. और मैं आपको ये भी बताऊं उसमें धर्म का कोई विषय नहीं था. मतलब इसमें से कोई ऐसा सोचते हो. some of the key leaders are, I would not like to name religions because I want this whole conversation to be above and beyond religion. They are from different religions. तो बट उनको मालूम है कि जो गुरुदेव का जो काम है वो अच्छा और सच्चा काम है. इसलिए वो गुरुदेव पे विश्वास करके और ये शांति के पथ पे आने का उनके अंदर एक जज्बा ही नहीं, एक दृढ़ संकल्प जागा. और वो मतलब they are absolutely convinced that this is the only way, that peace is the only way, and through this they can achieve their political goals also. यहाँ पे मुझे एक चीज और रियलाइज होती है कि जब जो आपके अंदर खुद होता है आप उस चीज को ही सब जगह ढूंढते हो या फैलाते हो. अगर आपके अंदर अशांति है तो आप अशांति का पाथ चूज करते हैं. बट अगर हमने पीस महसूस कर ली है, शांति महसूस कर ली है, तो हमें उसमें एक विश्वास आ जाता है कि हाँ शांति के रास्ते से भी चीजें हो सकती हैं. तो व्हाई नॉट चूज द बेटर ऑप्शन. हाँ वो ठीक है. मैं तो ये कहूंगा कि देखिए इसमें से कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो इंजीनियर्स हैं, एजुकेटेड हैं और अच्छी फैमिली से भी हैं. और पर वो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस के द्वारा या एक जो उनकी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेदर इट वाज अ मिसप्लेस्ड whatever thinking or whatever, but वो उसमें आ गए. तो so you have to give them that opportunity of peace. So जो art of living क्या करता है, we give them that opportunity, that platform to make it easier for them to come into the path of peace. Make the their coming to the path of peace smoother.
एंड एक वो विश्वास के माध्यम से, एक धीरज के माध्यम से, and believe me, ultimately at the end of the day it is absolutely the trust, you know, it is a personal, person to person trust. That is the kind of trust with the grace of Puja Gurudev we are able to develop with these people. और ये जो कहीं ना कभी ऐसा भी होता है कि सरकार के साथ इनका कुछ ट्रस्ट डेफिसिट रह जाता है, या क्योंकि because of the with the kind of action they are involved in, तो वो जो ट्रस्ट गैप है उसको फिल हो पाता है जब when people like Gurudev and his emissaries come into the picture. Yeah. So it was very heartening to see, you know, the way peace emerges and people take peaceful paths. बहुत सुंदर है ये जान के, और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि इतने सारे लोग इस पूरे मूवमेंट में जुड़े हुए हैं. So I wish that, you know, peace prevails and everybody follow the peace path of peace. So here we end our episode. Next week again we come up with the season 2, episode 2. So we end the episode here. Good night. See you next Monday again with another episode of Pahadiya Bhagya. Namaste. Namaste, Kardom, and I wish and hope all of you have liked this. So you are welcome to press the like button, the share button, and the subscribe button. Hope to see you next time. Namaste, Kardom.